प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि सर प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो विस्तृत हिंदी की श्रृंखला है, जिसपे हम सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम को लेकर चलेंगे। तो जैसे कि आपने पिछली क्लास पे देखा है कि हमने व्यंजन के 4 भागों को जाना है, उसी प्रकार अब हम आगे की ओर चलते हैं कि व्यंजन के बाद हम आगे कौन कौन से तत्व को या कौन कौन से व्यंजन या वर्णमाला के भाग को जानेंगे। तो पहले भाग से स्टार्ट करते हैं। जो 4 भाग हमने बतलाए थे पिछले क्लास में, स्पर्श या वर्गीय, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म या संघर्षी और चौथा हमारा था संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम आगे चलते हैं नासिक व्यंजन की ओर या नासिक ध्वनियां। जो हम लेक्चर चल रहा है वह है वर्णमाला का। नासिक ध्वनियां क्या होती हैं? तो नासिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में हमारे नाक से ध्वनियां उत्पन्न होती है या हमें सुनाई पड़ती हैं, वह कहलाती है नासिक ध्वनियां। जैसे अगर हम बात करें, हमने स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर वर्णों को देखा था, जैसे अण, न, म। अगर आप न और म का उच्चारण कर रहे हैं तो ये आपके नाक से निकलती हुई ध्वनियां प्रतीत होती हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं नासिक ध्वनियां कहते हैं। उसके बाद जस्ट दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी होती है हमारी लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठित और प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? लुंठित का मतलब यह होता है कि जिस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं और वह लुढ़कते हुए हमारी मुख से बाहर क्यों निकलती है या प्रतीत होती है कि जैसे अगर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से लुढ़कते हुए बाहर क्यों निकलती है, उसे हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। दूसरा नाम उसका लिखा हुआ प्रकंपित। तो इसे प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग वायु के वेग के कारण कांपने लगता है, उसे हम बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। इसके अंतर्गत एक वर्ण आता है आपका रा। जब हम रा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है 2 बार ऊपर की ओर घूमकर एक आगे लुढ़कते हुए प्रतीत करती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित। तो याद रखें, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो ये तथ्य है वह इंपॉर्टेंट है कि लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत कौन सा व्यंजन वर्ण आता है, तो रा वर्ण आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? तो पार्श्विक में अगर नाम की बात की जाए तो इस पे आपको दिख रहा है पार्श्व। तो पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। वे वर्ण या वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में जीभ के अगल बगल क्षेत्र से हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हुई प्रतीत होती है, वह कहलाता है पार्श्विक। अगर उदाहरण से बात करते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है, जीभ वायु के आगे एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से वायु सीधा न निकल के मुख के बचे हुए भाग से निकलती है। जैसे अगर हम उच्चारण करते हैं ला वर्ण, एक ही वर्ण है इसमें ला, जो हमारा पार्श्विक व्यंजन है उसके अंतर्गत आता है ला। और जैसे आप ला का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ जो है आपके ऊपर जाके टच होकर खड़ी हो जाती है और ध्वनि बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ध्वनि निकलने की जो अगल बगल का क्षेत्र होता है उसके माध्यम से जो ध्वनि निकलती है वह कहलाता है पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजन क्या होता है। तो द्विगुण व्यंजन आपने देखा होगा वर्णमाला में ड और ढ, जिसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, इसे कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन द्विगुण प्रदान करता है, जैसे आपने देखा होगा ये वाला और इसकी बात करते हैं। एक स्थान पर 2 बिंदी लगी होती है इनके अलग अलग स्थान पर, और इसमें एक जगह नहीं लगी होती है, तो ये 2 गुण देता है, इसलिए इसको बोला जाता है द्विगुण। प्रयोग देख लेते हैं क्या होता है। जो इसका प्रयोग होता है ये ड और ढ द्विगुण वाले वर्ण का होता है। यह किसी भी शब्द के अंत में या
मध्य में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता है, केवल अंत और मध्य में होता है। और इनका जो प्रारंभ होता है या उपयोग होता है वो किसी भी स्थान पर हो सकता है उपयोगिता के आधार पर। जैसे अगर मैं बात करूं इनके उदाहरण की, जैसे बात करता हूं मैं कन्नड़ और बात करता हूं डमरू। अब ये अंत में है इसलिए इसमें इस द्विगुण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये डा और ढा कहां है, शुरुआत में, इसलिए इसके साथ प्रयोग नहीं किया गया। तो याद रखेंगे द्विगुण जो है वह अंत और मध्य में काम करता है, और जो ये लिखा हुआ है ये आपका व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आता है, टा वर्ग में जो मूर्धा से बोला जाता है। अगर उच्चारण की बात की जाए ये कहां से बोले जाते हैं, तो ये दोनों मूर्धा या मूर्धन्य से प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके नाम की बात करते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या है। जो इसके अन्य नाम है, इनके अन्य नाम क्या क्या है, इन्हें और किन किन नामों से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसके अन्य नाम है उच्छिप्त, अक्षिप्त, तड़नजात, याद रखिएगा, तड़नजात और आगम। अगर किसी के मन में चल रहा हो आगत क्या होता है, तो आगत हम आगे जानेंगे, लेकिन ये द्विगुण है, इनके ये चार नामों जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये इंपॉर्टेंट है द्विगुण, और एक इंपॉर्टेंट है आपका आगम। जैसे हमने द्विगुण की बात की थी, हमने क्या बात की, जो अंत और मध्य में है। देखिए यहाँ पर तड़नजात में भी क्या है, ये प्रारंभ में नहीं है, इसके बाद कहीं भी आएगा तो ये नीचे चिन्ह वाले ही ड और ढा का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे की भाग के बारे में, आगे का प्रकार कौन कौन सा, तो इससे मैं रफ करता हूं, आप आराम से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आयोगवाह की, कि आयोगवाह क्या होता है। और आयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तुम्हारा आयोगवाह, और आयोगवाह के अंतर्गत आता है आपका अम और अह। देखिए अब आयोगवाह में अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है योगवाह। योगवाह मतलब जो जुड़ा हो, किसमें, वर्णमाला। आगे जुड़ा अयोगवाह अर्थात जो वर्णमाला में नहीं जुड़ा है। तो वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो किन वर्णों को नहीं जोड़ते हैं, वो है आपका अम और अह, इन्हें हम नहीं जोड़ते हैं। अब आयोगवाह की विवेचना किसने की, तो इसकी विवेचना की है पंडित किशोरीदास वाजपेयी द्वारा की गई है। आयोगवाह की विवेचना किशोरीदास वाजपेयी द्वारा की गई है। इन्होंने बतलाया आयोगवाह वे होते हैं जो ना तो स्वर हों और ना ही व्यंजन, अपितु परिस्थितियों के अनुसार यह स्वर में भी रखते हैं और व्यंजन में भी रखते हैं। अब इस परिभाषा से हो सकता है समझ पर आए या ना आए। जैसे अगर बात की जाए, ये लिखा है हमने नमः और एक हम लिखते हैं अंगूर। अब जैसे बात कर दें नमः, ये जो मां है वो क्या है आपका व्यंजन, और ये क्या है आपका स्वर। तो जो ये प्रयोग हुआ है, देखो आयोगवाह जो ना स्वर है और ना व्यंजन, तो एक क्या है व्यंजन, एक क्या है स्वर। तो इसलिए अगर प्रश्न पूछता है, अगर आपके मन में ये भी चले कि ये तो लग जाता है स्वर में, ये व्यंजन पे, तो इसमें आप थोड़ा सा भी विचलित ना हो, क्योंकि ये दोनों की बात की जा रही है, इसलिए आयोगवाह होते हैं। तो जो ना स्वर है ना व्यंजन है उसे कहा जाता है आयोगवाह। चर्चा किसने की है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने। नेक्स्ट बात करते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग आयोगवाह के आहा का रूप होता है, जो केवल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो बिंदी होती है, इसे कहा जाता है विसर्ग। और विसर्ग की बात की जाए तो विसर्ग आपका अघोष और महाप्राण होता है। अब अघोष और महाप्राण क्या होता है उसको जान लेते हैं।
अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण पे हमारे स्वर तंत्र वाले भाग पे कंपन नहीं होता है। महाप्राण मतलब उच्चारण में जहां वायु ज्यादा लगती है वह कहलाता है आपका महाप्राण। अगर हम उच्चारण करते हैं और गले पर हाथ रखते हैं और उच्चारण करते हैं अह, तो जैसे हम बोलते हैं अह, तो आपकी ये जो नसल है यहाँ पास जो हड्डी दिख रही है यहाँ पास वह कंपन करते हुए दिखाई तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पास वायु ज्यादा लग रही है। तो जहां कंपन अह अह हम बोल रहे हैं तो यहाँ पास कंपन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ख या हम घ की बात करें तो यहां टच करेंगे तो क ग ख और घ में कंपन होगा, लेकिन क में कंपन नहीं हो रहा। उसी प्रकार चरण में अघोष जो विसर्ग है वो अह बोल रहे हैं तो हमारा कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन वायु हमारे मुख से ज्यादा दिखाई पड़ रही है, इसीलिए कहा जाता है विसर्ग। और ये अघोष और महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत अनुस्वार की। अनुस्वार को जानने से पहले हम एक दो उदाहरण इसके देख लेते हैं। जैसे उदाहरण इसके हैं प्रातः, या हम बात करते हैं पया। दोनों के अंत में आपने इस चिन्ह को देखा है। बात करते हैं अनुस्वार की, तो अनुस्वार क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वार वे ध्वनियां होती हैं जो कि अपने पांचवें अक्षर का एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार का प्रयोग जो किया जाता है वो ये उच्चारण देता है अम, या इसका उच्चारण जो हमारे 5 वर्ण दिए हुए हैं अंतिम के या अया अण न और ये मा, ये जब अपने वर्ग का 5वां वर्ग बतलाता है तब कहलाता है क्या, अनुस्वार। जैसे अगर बात की जाए, मैंने लिखा है गंगा, तो गंगा में पीछे वाला शब्द रहेगा ग और आगे जो बदलेगा तो गा जिस लाइन पे आ रहा है उसका 5वां वर्ड क्या है आपका ये, तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो ये ध्वनियां होती हैं वो अपने वर्ग के 5वें को निर्देशित करती हैं। जैसे अगर बात की जाए दूसरे उदाहरण से चंचल, तो पीछे का शब्द रहेगा आपका चल और आगे का शब्द रहेगा चा, और चा जिस वर्ग का उसका अंतिम वर्ण क्या है आपका इया, तो ये इसमें बदलता हुआ रूप होता है, उसे हम बोलते हैं हम अनुस्वार। उदाहरण भी आपने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट जो है हमारा अनुनासिक, कि अनुनासिक क्या होता है। कभी कभी पेपर में आपका उच्चारण पूछ लेता है कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हमारे नाक से किया जाता है, नासिक से होता है। और अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नाक व मुख दोनों से होता है। याद करना है तो यहाँ पास ना एक बार है तो नाक हो गया, और अनुनासिक में ना 2 बार, तो एक बार आप ना नाक के लिए कर लीजिए क्योंकि आपने एक बार यहां देखा है छोटा नू का, और दूसरा ना आप रख लीजिए अपने मुख के लिए। इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह जो आप चंद्र बिंदी लगाते हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये कहलाता है अनुस्वार, सॉरी अनुनासिक कहलाता है। और ये कहलाता है जो सिंगल बिंदी होती है वो कहलाता है आपका अनुस्वार। अब इनके दोनों को प्रयोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमने बात की चंद्र और चांद, अब जैसे हम चंद्र बोलते हैं तो चन हमने बोला तो नाक के ऊपर एक स्लैब आता है, वहां से उच्चारण होता है। और चांद बोल रहे हैं तो चांद में हमारा मुख ज्यादा सक्रिय है, यहां आपकी नाक सक्रिय है और यहां पास आपका मुख ज्यादा सक्रिय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे उदाहरण लिखा है हमने में, तो इस में किसका प्रयोग किया गया है, किस अनुनासिक या अनुस्वार के किसका प्रयोग किया गया है, तो आपको सर्वदा याद रखना है
जब कभी किसी भी वर्ण के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है तो उसमें जो चिन्ह लगा होता है वो यही वाला होता है, या तो आप कह सकते हैं अनुनासिक का होता है, लेकिन स्थान ना होने के कारण वह केवल एक बिंदी अनुस्वार की तरह दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना, अगर अनुनासिक लगा हुआ है और उसके ऊपर एक बिंदी है तो आपको समझना क्या है, वो अनुनासिक है, ना कि आपका अनुस्वार। आगे की बात करते हैं, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत ही हैं। फिर बात करते हैं हम निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, अब देखिए आपने देखा है जो कि नाक और मुख से आए, एक नाक से आए और एक नाक और मुख से, और ये क्या होगा, निर्नुनासिक, जो नाक से नहीं केवल और केवल मुख से आते हैं वह कहलाते हैं आपके निर्नुनासिक। और निर्नुनासिक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपके श स्वर वर्ण, मतलब जो आप मौखिक स्वर वर्णों का उच्चारण करते हुए सभी समस्त किस में आते हैं, आपके निर्नुनासिक के अंतर्गत। तो ये हमने अयोगवाह, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और निर्नुनासिक को देखा। आगे बात करते हैं हम प्राण के आधार पर। ये जो श्रृंखला चल रही है वह आपका वर्णमाला के अंतर्गत है, और वर्णमाला के बारे में हम पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी को आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घोष के आधार पर या महाप्राण या प्राण के आधार पर। पहले हम बात करते हैं प्राण के आधार। प्राण क्या होता है, किसी भी व्यंजन वर्ण या किसी भी वर्ण को उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें वायु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वर्ण को हम बोलेंगे या उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से ध्वनि जो निकलेगी वो वायु के माध्यम से निकलेगी। तो इसे कहा जाता है प्राण के आधार पर वर्णमाला का या व्यंजन वर्णमाला का वर्गीकरण। इसे प्राण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, या तो इसे कंपन के आधार पर कहा जाता है, या वायु झनकृति के आधार पर कहा जाता है, या इसे, क्षमा चाहते हो, कंपन नहीं है, प्राण, वायु झनकृति, श्वास या वायु प्रक्षेप, इन 4 नामों से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राण के अन्य नाम क्या है। तो प्राण है, श्वास है, वायु झनकृति या वायु प्रक्षेप के माध्यम से जो ध्वनियां मुख से बाहर निकलती हैं वह कहलाती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब जैसे आपको अल्प प्राण दिखाई पड़ रहा है कि अल्प प्राण में अल्प मतलब कम, प्राण का मतलब ये हमने समझा क्या, वायु। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख से कम निकलती है, या ऐसा कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक वायु हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है या अधिकतम रूप से निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। जैसे हमने वर्णमाला की पिछली क्लास में देखा था कि 1, 3, 5 आपके वर्णमाला में लिखे होते जो कॉलम के रूप में हो वह प्रदर्शित करता है अल्प प्राण को, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो कहलाते हैं वह कचट तप, गजड़ दब, और यहां पास जो आता 5 नंबर में आपने पढ़ा होगा इया, अया, अड़ा, ना और मा। सभी में हलंत आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको हर हाल में व्यंजन जब लिखें तो हलंत जरूर लगा दें। इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण की कि महाप्राण क्या है। देखते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण 2 और 4 जो व्यंजन हमने पढ़ा था वहां कॉलम पे देख लेंगे एक बार कौन कौन से होते हैं, बाकी फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ख, छ, ठ,
थ और फ, और यहाँ जो चौथे नंबर कॉलम पे आएगा आपका वे, ये कहलाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि इसके बाद एक पार्ट है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। अल्प प्राण के अंतर्गत और वर्ण आते हैं, वह कहलाता है आपका अंतस्थ वाले, जो हमने व्यंजन वर्ण में देखा है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि अंतस्थ का अगर सही क्रम पूछा जाए तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे कमेंट सेक्शन पर लिखो कि अंतस्थ का सही क्रम क्या होगा। फिर बात करते हैं इसके साथ अन्य वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो ऊष्म या संघर्षीय आप कह सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके? श, श, श और ह। इसको मैं ब्रैकेट पे किए दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह के कारण मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। तो ऊष्म और संघर्षी श, श, श और ह यहाँ पास शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ये पूरा नॉलेज हो गया होगा कि अगर प्रश्न में प्राण, यहां तक हो सकता है कि आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है प्राणत्व के आधार पर, तो आप ये भी कोशिश करिएगा कि इसे प्राणत्व भी कहा जाता है। प्राण, श्वास, वायु झनकृति, वायु प्रक्षेप या प्राणत्व के आधार पर दो भाग होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत 1, 3, 5 आता है और महाप्राण में 2 और 4 आता है। अंतस्थ में य, र, ल, व आता है और उसमें में श, श, ह आता है। अब यहाँ पास आगे वीडियो पे हम चर्चा करेंगे घोष की, कि घोष वर्ण क्या होते हैं। तो बात करते हैं हम अपने अगले वीडियो पे, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। धन्यवाद।